हेलो साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉक टेस्ट करने आए हैं। एसएससी सीजीएल का पहला मॉक टेस्ट है। 30 दिन 30 सेट होंगे और इस सेट के माध्यम से ही हम लोग अपने स्कोर को बूस्टअप की तरफ लेकर के जाएंगे, स्कोर में इंक्रीमेंट करेंगे। तो जी हाँ साथियों, अगर आपने अभी तक ज्ञान घर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगामी जो भी वीडियो बनेगा आप तक नोटिफिकेशन जल्द पहुंचेगा और जिससे आप लाभान्वित हो सकेंगे और आप अपने स्कोर को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे। तो आपके लिए जी हाँ साथियों, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और टायर 1 क्लियर करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को, जहाँ से आपको बिल्कुल टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम का डिमांड है, जो एग्ज़ाम की मांग है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्ञान घर का पहला मोटो, पहला टारगेट वही होता है जहाँ से क्वेश्चंस आसानी पूर्वक चुरा ले जाए। और आपको मैं बता दूं कि मैंने पढ़ाया, सेट कराया बिहार दरोगा के लिए, उसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिला। वही बात हम करेंगे बीपीएससी टीआरई का, जिसमें भी क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिले। यहाँ तक मैं बता दूं, इस नंबर भी बता दूं, बिहार दरोगा में साइंस के क्वेश्चंस जो है 20 के करीब थे, जिसमें से 11 क्वेश्चंस ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट था। बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 7 अगस्त को हुई है, उसमें भी सेट ज्ञान घर ने कराया, 3 सेट कराया, जिसमें से 9 क्वेश्चंस डायरेक्ट सेट से साइंस में था। और जीएस का भी क्वेश्चन कराए थे, जीएस का भी क्वेश्चन जो कराया था मैंने वहीं से आया, ठीक है। और वही बात हम कर ले आपके लिए, और मेरा टारगेट भी वही होगा। जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाए उस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिला। तो अब बारी सीजीएल की है। एसएससी सीजीएल आपका टीयर 1 क्लियर कराना है। सेट के माध्यम से आपको इंक्रीमेंट लेवल को इंक्रीज करना है और स्कोर को 130 से 140 तक लेके जाना है। 140 आएगा तो टीयर 1 हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग आज इस सेशन का आगाज़ करें बिल्कुल धमाकेदार अंदाज में। याद रखेंगे दोस्त, क्या याद रखेंगे? विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है लक्ष्य को पाने के लिए। तो आइए, हमारा मिशन, हमारा टारगेट होना चाहिए सीजीएल के जो दरकार है, जो डिमांड है, उससे आधारित हमारा क्वेश्चंस है या नहीं है, और हम क्वेश्चंस को डील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल आइए हम लोग सेट पे आते हैं। और ये सेट पहला क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्वेश्चंस है आपका, कह रहा है कि सेवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको कि सेवरा पहाड़ियाँ ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आप आंसर करेंगे तमिलनाडु राज्य। दूसरी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेवरा की खासियत क्या है। तो सेवरा जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु की सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो एक बात याद इसके बारे में रखेंगे, सबसे ऊंची पहाड़ी, ठीक है। दूसरी बात याद रखेंगे कि सेवरा पहाड़ियाँ जो है किस नगर के समीप स्थित है। तो सेलम नगर के समीप स्थित है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, सेलम नगर के समीप स्थित है। तीसरी बात सेवरा के बारे में, तो सेवरा के बारे में आपने बता दिया कि ये कहाँ, किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। वहीं पे अगर हमारे पास जो अदर ऑप्शंस है, छत्तीसगढ़, अगर हमसे पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा तुलसी डोंगर। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम तुलसी डोंगर है। क्या है? तुलसी डोंगर। आपसे पूछ दिया जाए कि तुलसी डोंगर छत्तीसगढ़ के किस जिला में स्थित है, तो याद रखिएगा एक जगदलपुर छत्तीसगढ़ में जगह है, जिला है जगदलपुर, उस जिला में यह स्थित है, ठीक है। अब बात आती है उड़ीसा। उड़ीसा के हमारा एक राज्य है, भारत का एक राज्य है। आपसे पूछ दिया जाए कि उड़ीसा राज्य में सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा उड़ीसा के सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम दाओमाली है, दाओमाली पहाड़ी। आपसे पूछा जाएगा कि ये दाओमाली पहाड़ी जो है उड़ीसा के किस जिला में स्थित है, तो याद रखिएगा कोरापुट, कोरापुट जिला है, कोरापुट जिला में ये स्थित है, ठीक है। वही बात हम कर ले राजस्थान की। तो राजस्थान में, राजस्थान राज्य का सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है? गुरु शिखर। बिल्कुल आप जान रहे इस चीज को, गुरु शिखर, ठीक है।
कभी कभी पूछ देता है कि हाइट इसकी कितनी मीटर में है, तो 1772 मीटर में गुरु शिखर की, 1772 मीटर। वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए दावा माली का हाइट कितना है, तो 1672 करीब है, 1672 मीटर। ठीक है ना, ये चीज़ें कभी कभी पूछ देता है, तो ये याद रखिएगा। और वहीं पे पूछ दे कि गुरु शिखर जो है राजस्थान के किस जिला में स्थित है, तो राजस्थान में एक जिला है, उस जिले का नाम है सिरोही जिला। क्या नाम है? सिरोही जिला इसमें स्थित है। तो जी हाँ साथियों, इस चीज़ को आप देखते चलेंगे और एक एक चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, ताकि आपका स्कोर को हमको बूस्टअप कराना है, इंक्रीमेंट कराना है, लेके जाना है। 125 आ रहा है आपको, तो 125 से हमको 145 के करीब लेकर के जाना है, क्योंकि टायर 1 जो क्लियर है करना है मुझे। जी हाँ, आपने सही सुना। आप अभी तक ज्ञानघर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिए, क्योंकि आपका टारगेट है एसएससी सीजीएल का क्रैक करना, और हमारा टारगेट है उसमें क्वेश्चन टकराना, और टकराएगा ही टकराएगा, निश्चित टकराएगा। जब आप क्रैक करने की भावना को लेकर आए हैं और हम क्वेश्चन टकराने की भावना को लेकर के आए हैं, तो दोनों को मैच करना ही है, और जब दोनों मैच करेगा तो हमारा संकल्प लक्ष्य आसान हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी भी अपराधी की सजा माफ करने की, लघुकरण करने या प्रतिलंबन करने की शक्ति निहित है? तो बिल्कुल आपको सही आंसर कहा, ये राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और इससे संबंधित आपसे पूछ दिया अगर कि किस अनुच्छेद के तहत, है ना, अनुच्छेद, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 72, आर्टिकल्स 72। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो किसी भी सजा को या तो माफ करे जो मुजरिम है, या तो उस सजा को क्या कर दे, दूसरे में कन्वर्ट कर दे जिसमें सजा कम से कम हो। ठीक है ना, तो ये जो है अधिकार राष्ट्रपति को शामिल है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। यहीं पे आप याद रखेंगे अनुच्छेद 52, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस अनुच्छेद के तहत ये निहित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 52 में ये क्लियर है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तीसरी बात, यानी जो मुख्य बातें जो क्वेश्चन बन सकती है, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई झमेला झंझट होता है तो किस अनुच्छेद के तहत उसका निपटारा किया जाएगा? तो याद रखिए अनुच्छेद 58 के तहत उसका निपटारा होगा। अगर बात आ जाए राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करना चाहे तो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करेगा? तो अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद जो है 1, 2, 3 है। दोनों सदन से अगर कोई विधेयक जो है पारित हो गया है और ये राष्ट्रपति के पास जाता है, अब राष्ट्रपति को ये अधिकार है या तो स्वीकृति ले या वापस कर दे या अपने पास रख ले। ये आर्टिकल जो है ये अनुच्छेद 111 कहता है। ठीक है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है, यह अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो मुख्य अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, उससे संबंधित हम लोग का एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से परामर्श पूछ सकता, ले सकता है, वो किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 74 के तहत। यहीं पे बात आती है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो बिल्कुल याद, आपने सही कहा, ये याद है आपको 143 मतलब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। 143 लव यू, आप लोग मेरे प्यारे प्यारे साथियों हो, प्यारे प्यारे दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू। 143 लव यू। अगर कोड याद नहीं था तो इसको लिख लेते हम लोग, आई लव यू। लव में कितने अल्फाबेट? 4, आई 1 और यू में 3, यहीं से मिलके आया 143। यानी आपको अगर दिक्कत था तो बस उच्च न्यायालय, और आप भी जब आप इस फेरा में आएंगे तो आप सलाह परामर्श लेंगे ही हाई कोर्ट कमांड से। और हाई कोर्ट बोलते ही किसको? बोलिए, नहीं बोलेंगे, जेंडर एफ को, राइट? बहुत अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस देश के राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950, इसके रूप में यानी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पास जो आते हैं वो इंडोनेशिया से आते हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आते हैं।
सवाल यह होता है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए, अगर उनका पूज्य नाम कि नाम क्या था, तो सुरकन्नो नाम था। याद रखिए, सुरकन्नो। यानी इंडोनेशिया से आने वाले मुख्य अतिथि जो हमारे पहले प्रथम गणतंत्र दिवस पे आए, उनका नाम सुरकन्नो था। और ये आए कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, हमारे पास एक ऑप्शन भूटान का है। आपसे अगर पूछा जाए क्या हमारा पड़ोसी देश भूटान से भी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के रूप में चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं, मुख्य अतिथि के रूप में? हाँ, आए हैं। 2 बार आए हैं भूटान से आने वाले मुख्य अतिथि के रूप में, हमारे पास 2 बार आए। एक बार कब? एक बार 1984 में, और एक बार आते हैं 2005 में। भूटान से आने वाले का जो नाम है, बोलिए, राजा जिनमे खेसकर। जिनमे खेसकर। ठीक है, ये चीज। वहीं हम पड़ोसी देश की बात करेंगे, नेपाल की, और पड़ोसी देश बात करेंगे पाकिस्तान की। नेपाल से भी आए मुख्य अतिथि के रूप में। कितने बार आए? 1 बार आए। कब आए? 1951 में। यानी 1950 के बाद जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बने, वो हमारे नेपाल के राजा बने। उन राजा का नाम क्या था? राजा का नाम जो था त्रिभुवन। यानी अगर हमसे पूछ दिया जाए कि दूसरे गणतंत्र दिवस के रूप में, यानी दूसरी बार 26 जनवरी 1951 को मुख्य अतिथि के रूप में किस देश से आते हैं और कौन आते हैं, तो याद रखिए हमारा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल से कौन? त्रिभुवन आते हैं। ठीक, वहीं बात कर ले हम लोग पाकिस्तान के रूप में, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा क्या? पड़ोसी देश है। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान से आने वाले मुख्य अतिथि के रूप में जो है, ये आते 1955 में। आने वाले कौन है? गवर्नर जनरल है। क्या है? गवर्नर जनरल आने वाले। गवर्नर जनरल क्या नाम रहता है? तो याद रखिए, मलिक गुलाम मोहम्मद नाम है। मलिक गुलाम मोहम्मद। कहां लिख दूं? यहां लिख दूं? हाँ, मलिक गुलाम मोहम्मद। ठीक है, चलिए, तो ये तथ्य थे जो हमको जानकारी आप तक साझा करनी थी। आइए आगे हम लोग करते हैं बातें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक गलनांक का कौन सा युग्म सही है? मतलब एसिटिक अम्ल का गलनांक जो है 290 केल्विन दिया है, बिल्कुल सही दिया है। इथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन दिया है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1 और 2 दोनों सही है। वही हम बात कर ले एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल को हम लोग सिरका के नाम से भी जानते हैं, और सिरका का यूज कोई हार्ड चीज है उसको गलाने के लिए यूज करते हैं। कोई चीज आप बनाते होंगे, कोई भी रोस्टेड चीज, तो उसमें आप सिरका डालते हैं, एसिटिक अम्ल ही डालते हैं, राइट। वही बात कर ले हम लोग इथेनॉल की, और इसका एक एसिटिक एसिड का हम लोग फार्मूला जान ले कि क्या होता है। कभी कभी फार्मूला पूछ जाता है CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल में कितने ऑक्सीजन है? तो ऑक्सीजन के तत्व जो है 2 है, और हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन है 4, 3 यहां है, 1 यहां, 4। कार्बन कितने हैं? तो कार्बन है 2। कभी कभी क्वेश्चन यहां से घुमा देता है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन जहां से भी पूछे बनना चाहिए। इथेनॉल का कभी कभी हमसे फार्मूला पूछ देता है, तो इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, इस इथेनॉल का यूज हम लोग पेय पदार्थ के रूप में करते हैं, मदिरा के रूप में, पीने के रूप में करते हैं, पेय पदार्थ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एलपीजी के पास, कभी कभी क्या, हमेशा एलपीजी में यूज के ही जाते हैं। एलपीजी का अपना स्मेल, अपना गंधक नहीं होता है, उसके लीकेज को पता करने के लिए उसमें स्मेल डाला जाता है, और उसमें स्मेल के रूप में जो होता है इथाइल मरकेप्टेन होता है। क्या होता है? इथाइल मरकेप्टेन, C2H5SH। ये जो होता है इथाइल मरकेप्टेन, ये एलपीजी में स्मेल के लिए डाला जाता है, क्योंकि एलपीजी का अपना स्मेल नहीं होता है, उसमें स्मेल के लिए किसको डाला जाता है? बोलिए, इसी को डाला जाता है। चलिए, तो आपका दोनों सही है। यहीं पे आपसे गलनांक पूछा है, यहीं पे अगर क्वांथनांक पूछ देता, बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या होता? तो बॉइलिंग पॉइंट एसिटिक अम्ल का जो होता है 391 केल्विन होता है। यहीं पे लिख दूं मैं, बॉइलिंग पॉइंट BP लिख देता हूं। इसका एसिटिक का 391 केल्विन, और इथेनॉल का जो होता है 351 केल्विन होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है दोनों पे, आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है, क्या आता है बोलिए। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन धर्म थे और 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा के दरबार में क्या थे?
मंत्री थे। तो याद रखिए इसके बारे में क्या याद रखिएगा, बोलिए। ये जो है आंसर, ये एकनाथ, जो जैन धर्म से संबंध रखते थे और ये चालुक्य दरबार में मंत्री भी थे। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आप याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम लोग। भारत संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के को सूची से हटा दिया? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978। मुख्य बातें याद रखेंगे इनके बारे में। 44वें संविधान संशोधन कब? 1978 में होती है। उस समय केंद्र में सरकार किसकी होती है? तो केंद्र में सरकार जो होती है जनता पार्टी की होती है। जब ये संशोधन होता है तो उस समय प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं श्री मोरारजी देसाई, श्री मोरारजी देसाई। यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कार्यकाल क्या था मोरारजी देसाई का, तो याद रखिए कार्यकाल जो है ये बनते हैं आपका 77 में, 1977 में, और ये इनका सरकार गिर जाता है 1979 में। ये आने वाले लोकसभा जो क्षेत्र जीतते हैं ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? गुजरात से। और इनके बारे में, मोरारजी देसाई के बारे में एक बात याद रखिएगा कि पहले भारतीय प्रधानमंत्री है जिन्होंने सहमति या गठबंधन गठजोड़ कांग्रेस के साथ नहीं किया, जिस वजह से इनका सरकार गिरा। तो ये पहले प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन व्यक्त नहीं किया। तो ये भी बात आप रख सकते हैं। चलिए, तो ये 44वें संविधान संशोधन से था जो अहम इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके। 41वें संविधान संशोधन क्या है ना? चलिए, ये बात करते हैं हम लोग 41वें संविधान संशोधन की। ये कब हुआ? ये 1976 में हुआ। इस संशोधन को करने की क्यों जरूरत पड़ी? तो 41वें संविधान संशोधन के जो है करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको आप अगर बिहार से बिलोंग करेंगे तो बीपीएससी कहलाएगा, अदर से अगर जेपीएससी कहलाएगा, झारखंड से अगर करते हैं तो, यानी सबका स्टेट का एक टाइटल लग करके, और पीएससी साइलेंट रखिएगा आप, पीएससी आपका क्या है? कॉमन है। ठीक है, चलिए, इसमें क्या था, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष हो या राज्य लोक सेवा के सदस्य हो, इनके जो कार्यकाल की जो अवधि थे, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस का ये बढ़ाया गया। पहले था 60 साल, 60 साल से बढ़ा करके 62 साल किया गया। ये किनका था? 41वें संविधान संशोधन अधिनियम। कब? 1976 में। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में। अब हम लोग यानी दो बात, यानी यही रखिएगा 60 से 62 किया गया किस संशोधन से? तो याद रखिएगा 41वें संविधान संशोधन से 1976 में। ठीक है ना? 41वें संविधान संशोधन को एक औपचारिक यानी फॉर्मल के नाम से भी जाना जाता है, औपचारिक संविधान अधिनियम। इसका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? औपचारिक संविधान अधिनियम। ठीक है, चलिए अब बात आती है 42वें संविधान संशोधन क्या है और ये कब हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन जो है ये भी आपका कब होता है? बोलिए। 1976। मेन तथ्य क्या होता है 42वें संविधान संशोधन का? ये बात याद रखिएगा, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कितने शब्द? 3 शब्द। किसमें? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। शब्द का नाम कौन कौन है? याद रखिएगा 3 शब्द। एक शब्द है समाजवादी और दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष, तीसरा शब्द है अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन से ये 3 बातें प्रस्तावना में ऐड किया गया, जोड़ा गया। पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये 3 बातें, 3 शब्द जोड़े गए। दूसरा बात, 42वें संविधान संशोधन से ही मूल कर्तव्य भाग 4 के क को भी ऐड किया गया, जोड़ा गया। तो आप यहां पे एक चीज ऐड कर सकते हैं। यानी आपसे पूछ दिया अगर कि मूल कर्तव्य किस संशोधन का देन है, तो यानी आप याद रखिए 42वें संविधान संशोधन का देन है भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद की बात करा जाए तो अनुच्छेद 51 के ए कह लीजिए। ठीक है, चलिए
अब एक बचता हमारा 43वें संविधान संशोधन। ये क्या था? तो 43वें संविधान संशोधन जो था, इसमें एक हाईकोर्ट को दूसरे हाईकोर्ट में यानी किस मामले को लेकर के स्थानांतरण ट्रांसफर करने का अध्यादेश यानी सर्वोच्च न्यायालय ने ये दिया। ठीक है, तो यानी ये बात याद रखिएगा, इसका जो है कमांडिंग हाई कोर्ट से हाई कोर्ट कोई मामला को लेकर के वो ट्रांसफर कर सकता है, ये आया 43वें संविधान संशोधन से। ठीक है, तो मुख्य बातें जो थी, जो इसके बारे में मुझे जानना था, वो मैंने आपको बताया। अगर किसी प्रकार का कुछ अगर लगता है कमी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि और बेहतर से बेहतर विस्तार से एक्सप्लेनेशन किया जा सके और आपको बताया जा सके, आपको समझाया जा सके। क्योंकि हर कोई सीखता है, आप भी सीख रहे हैं और हम भी सीख रहे हैं, इसमें कोई सीख करके आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कंप्लीट नॉलेज हुआ इससे संबंधित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो कथक के बनारस घराने के संस्थापक आपको जानकी प्रसाद जी है, जानकी प्रसाद जी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात है, कथक से हम संबंधित बात करेंगे क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य में से क्या कहीं कोई शास्त्रीय बुक में कथक का कुछ प्रमाण है? तो जी हाँ साथियों, है। वैदिक शास्त्री में यानी वैदिक में जब आएंगे, वैदिक शास्त्री, इसमें जो होता है संस्कृत शब्द में कथक का मतलब होता है कहानी। इससे यह पता चला कि जो कथक नृत्य से जो संबंध रखने वाले होंगे वो कहानी कह करके ही नृत्य करेंगे, डांस करेंगे, यानी इसके नृत्य के पीछे एक कहानी छिपा होगा। दूसरी बात याद रखेंगे कि कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिएगा कथक जो है यूपी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तीसरी बात याद रखेंगे, कथक का प्रमुख चेहरा, फेमस चेहरा कौन है? तो इसका जो फेमस चेहरा आप रखिएगा जानकी प्रसाद। ठीक है, और यूपी का ये शास्त्रीय नृत्य है और कथक में जो चीजें होती है वो कहानी कह करके नृत्य करना होता है। ईश्वरी प्रसाद की बात करें, शंभू महाराज की बात करें या राजा चक्रधर सिंह की बात करें, इन सभी का इन सारे के सारे का संबंध कथक से ही है। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बिल्कुल आपने सही आंसर किया, उत्तर प्रदेश का। जनरली जगह वाराणसी में यह चीज देखने को मिलता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उनमें क्या होगा? तो पहले जान ले कि द्वार कोशिका है क्या। द्वार कोशिका को हम लोग गार्ड सेल कहते हैं, गार्ड सेल। इस गार्ड सेल में अगर पानी चला जाएगा तो पानी जाने के कारण, ये पानी के जाने के कारण गार्ड सेल सूजेगा, और जब सूज जाएगा तो ये खुलेगा, और खुलने के बाद यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब गार्ड सेल के अंदर, गार्ड कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तो गार्ड सेल खुल जाएगा क्योंकि वो सूज जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा? बोलिए। रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं। रंध्र से संबंधित आप बात याद रखिएगा कि रंध्र जो है यानी रंध्र, द्वार कोशिका, रंध्र कहते हैं हम लोग स्टोमाटा की। स्टोमाटा के कारण ही वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अपने ओर लेते हैं और उसी के माध्यम से ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया में मदद करने का काम स्टोमाटा ही करता है, रंध्र करता है। यानी रंध्र का जो रोल है वो आपको श्वसन क्रिया में मदद दिलाना भी है। तीसरी बात इसके बाद में रखेंगे कि स्टोमाटा में जो है एक गुर्दानुमा स्ट्रक्चर होता है, यानी स्टोमाटा के मिलने से ही आपका क्या है? गार्ड सेल बना। और गार्ड सेल कैसा होता है? गुर्दानुमा होता है, किडनी की तरह होता है। और किडनी की तरह होने के कारण इसके अंदर एक चीज पाया जाता है जिसको हम लोग प्लास्टिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स कहते हैं। प्लास्टिड्स है क्या? प्लास्टिड जो है एक कोशिका अंग है जो इसके 3 बेटा होता है। कौन कौन बेटा होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। इन सभी के सभी का काम होता है रंग प्रोवाइड करना। कोई रंगहीन होगा, जो रंगहीन होगा उसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे, जो हरा होगा उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, और जो रंग बिरंगा होगा उसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। मतलब फल का, फूल का जो रंग होता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। तो एक चीज आप यहां ऐड कर लीजिएगा, फल का रंग, फूल का रंग
किसके वजह से? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, पौध फल जो होगा स्टोर होगा, संग्रहित होगा, स्टोरेज किए जाएंगे किसके वजह से? ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। यानी ल्यूकोप्लास्ट का काम होगी आपका फूड को रोकना, संग्रहित करना। क्या करना? संग्रहित करना। ठीक है, चलिए ये बातें आप माइंड में रखेंगे। पौधे के अंदर जो फूड स्टोर होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। और स्टार्च जो होता है स्टोर कहां होता है? ये प्लास्टिड्स में ही होता है। या प्लास्टिड्स अगर ऑप्शन में नहीं दे तो आपको आंसर होना होगा ल्यूकोप्लास्ट। क्या होना होगा? ल्यूकोप्लास्ट। तो मुख्य बातें यहां तक थी जो इससे संबंधित था, बताने का प्रयास किया गया। यहीं पे एक काउंटर क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब द्वार कोशिका में जल प्रवाहित होती है तो क्या हो रहा? तो खुल जा रहा है। जब कहा जाएगा कि जब द्वार कोशिका से जल निकासित होगी तो क्या होगा? तो बिल्कुल पानी, आपने सही सोचा। जब पानी द्वार कोशिका से निकल जाएंगे तो द्वार कोशिका सिकुड़ जाएंगे और सिकुड़ने के कारण द्वार कोशिका बंद हो जाएगा। क्योंकि सिकुड़ेगा तो टाइट होगा, फूलेगा तो फैलेगा, खुलेगा। राइट, चलिए ये बातें समझ में आई आपको। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मोर स्तंभ शीर्ष डैश में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिए, मोर स्तंभ जो है ये सारनाथ में पाया गया। आपका आंसर क्या होगा? सारनाथ। सारनाथ के बारे में एक मुख्य बातें याद रखता है कि सारनाथ का संबंध किस धर्म से ज्यादा था। तो याद रखिए, सारनाथ जगह जो है इसका संबंध बौद्ध धर्म से ज्यादा रहा। और बौद्ध धर्म से संबंध ही नहीं, पहला जो उपदेश दिया गया वो बौद्ध धर्म का पहला उपदेश सारनाथ से ही दिया गया था। क्या उपदेश था? उपदेश था चार सत्य। चार सत्य यानी हर दुख का कारण मोक्ष ही होता है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यह सारनाथ पहला जो है क्या, पहला धर्म से संबंधित उपदेश और धर्म से संबंधित कोई बातें बताई गई बौद्ध धर्म का, तो वो जगह था सारनाथ। आपसे पूछा जाएगा कि सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ यूपी में वाराणसी है, उत्तर प्रदेश से जो है संबंध रखता है सारनाथ। वहीं पे एक जगह है वाराणसी, तो वाराणसी में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सारनाथ इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थित है? राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को हम लोग इंग्लिश में एक शॉर्ट टर्म लिखेंगे NDTL। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल डोप टीचिंग लैब। ये फुल फॉर्म आपके हो गए। ठीक है, ये आपका जो है स्थित है कहां पे? नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली में शिफ्ट कब हुआ? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पहले था ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्थित था। अब जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का ही पूर्वी तट है, वहीं पे इसको ला दिया गया। कब लाया गया? मई महीने 2009। मई में लाया गया, 2009 में लाया गया, शिफ्ट किया गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि NDTL किसके तहत काम करती है? तो याद रखिएगा, NDTL युवा और खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। और खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले कहां था ये, तो आप याद रखिएगा, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्थित था, जो हाल ही में यानी 2009 में इसको पूर्वी तट में यानी दिल्ली में ला करके शिफ्ट कर दिया गया है। NDTL किसके प्रति काम करती है? NDTL जो है NDTL युवा और खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो ये बातें मुख्य थी जो आपको याद रखनी थी, और याद आप रखेंगे ही। ठीक है कि नहीं रखेंगे? बोलिए। हाँ, श्योर रखेंगे। आइए अगला प्रश्न हमारे पास, पंडित रामनारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंध रखती है?
तो याद रखिए पंडित राम नारायण का जो है संबंध सारंगी से है। किसे? सारंगी से। वहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पंडित राम नारायण जो है कहाँ के रहने वाले, बोलिए। पंडित राम नारायण तो ये कहाँ के रहने वाले ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन बस पंडित राम नारायण का जो है संबंध किससे है, तो आप याद रखेंगे वाद्य यंत्र। और मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्टैटिक जीके की 2 क्लास मैंने आपको यूट्यूब पे दे रखा हूं, वो आपका वाद्य यंत्र से है और दूसरा है किससे, दूसरा है आपका साहित्य नृत्य से है। तो आप चाहे तो अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो के एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है आपको कुछ लाभ मिल जाए एग्जाम को लेकर के। चलिए, हमने बताया था वाद्य और यंत्र। यंत्र होता है एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन चीज़ होती है। वाद्य उस में जिस चीज़ में यानी गायिका में, साउंड प्रोनाउंसिएशन में, जिसमें किसी व्यक्ति का यानी साउंड को डेवलप करने के लिए या गाने के लिए जिस चीज़ में जैसे साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरत पड़ेगी जिस मशीन का, उसी को बोला जाता है यंत्र। ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास जो है वाद्य यंत्र में तबला आएगा, बांसुरी आएगा, सारंगी आएगा, घटम आएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं। आपसे अगर पूछ दे कि घटम का संबंध किससे है, यानी घटम जो है यंत्र ही है, वाद्य यंत्र है, इसका यानी किससे संबंध है, इसका घटम का फेमस चेहरा, मशहूर चेहरा कौन है, तो याद रखिए घटम का मशहूर चेहरा जो है ई एम सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए कि तबला का फेमस चेहरा कौन है, मशहूर चेहरा, तो याद रखिए तबला का मशहूर चेहरा होता है, चेहरा है, कौन है चेहरा बताइए, उस्ताद जाकिर हुसैन। इन सभी से संबंधित मैंने कंप्लीट जानकारी एक वीडियो यानी जो है बना के रखा हूं, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। वो स्पेशल आप ही लोग के लिए है, ठीक है, ताकि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं। वही बात हम करेंगे अगर बांसुरी से संबंधित, तो बांसुरी का जो फेमस चेहरा कौन है बताइए। बांसुरी से संबंधित फेमस चेहरा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है। चलिए, यानी घट्टम से संबंधित आपके रखने वाले ई.एम. सुब्रमण्यम हैं, और तबला से संबंध रखने वाले फेमस चेहरा उस्ताद जाकिर हुसैन हैं, और बांसुरी से संबंध रखने वाले फेमस चेहरा आपका पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। चलिए, अगला जो है क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक होता है तो क्या होगा। ताहिती का जो विस्तार, ये आपका फ्रांस की भाषा है ताहिती, जिसकी उत्पत्ति हुई थी ज्वालामुखी से। प्रमुख बातें याद रखें, ज्वालामुखी, ये आप अब जब ज्वालामुखी होती है इसका मतलब ऊंची पहाड़ों से संबंध होगा इसका, ऊंची पहाड़ी। जब इसमें दाब निरंतर अगर नेगेटिव आया जाएगा, अगर प्रेशर हमारा नेगेटिव हो, तो इससे ये बात का सूचक होगा कि मानसून लेट से पहुंचेगा, मानसून लेट से पहुंचेगा, या जितना अनुमान लगाया जा रहा है बारिश होने की, तो औसत से कम भी वर्षा होगी। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, औसत से कम या देर से मानसून आने की संभावना होगी। इसके मुख्य घटक है 2, यानी एल नीना जो है आपका ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे, एल नीना की प्रभाव इससे प्रभावित है, एल नीना, और दूसरा दक्षिणी क्षोभ, दक्षिणी क्षोभ। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये चीजें जो तथ्य मुख्य तथ्य हैं इसके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, आइए अगला प्रश्न हमारे पास है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की सहमति बनी थी। तो याद रखिएगा, ये जो बनी थी 1916 लखनऊ अधिवेशन। कब? 1916। अगर कुछ डेटा अगर आपको लगता हो मिसमैच, मेरे जानकारी के मुताबिक अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं वहां से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकूं। राइट। दूसरी बातें आती है कि इसके बारे में एक मुख्य तथ्य याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है अनबन हुआ था, कटाक्ष हुआ था किसी बात को लेकर के, जो दोनों के बीच बना नहीं।
तो सवाल ये बनेगा आपसे कि बताइए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो कटाक्ष हुई थी किसी बात को लेकर के, जो इन दोनों में बातें नहीं बन रही थी, तो इन दोनों को मिलाने वाला कौन व्यक्ति है? तो याद रखिए, मिलाने वाले व्यक्ति का नाम है बाल गंगाधर तिलक। दो व्यक्ति है, एक का नाम है बाल गंगाधर तिलक और एक का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। यानी मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और बात होने लगी। तो ये बातें मुख्य बातें याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है, भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें सरकार की एक प्रणाली होगी। तो ये मतलब धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता जो जोड़ा गया वो किस संविधान संशोधन से? बिल्कुल आपने सही आंसर कहा, 42वें संविधान संशोधन से। इस किसमें जोड़ा गया था? प्रस्तावना में। और जहां पे ये चीजें पाई जाएगी वो हमारा संसदीय प्रणाली होगी। क्या होगी? संसदीय प्रणाली। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहीं पे अभी मौसम चल रहा है किस चीज का? सावन का मौसम। अब लास्ट ही सोमवारी बच रहा है, एक यानी इसके बाद फिर सावन रुखसत होगा और प्यार का मौसम है। तो आप सभी के लिए कुछ ना कुछ यानी पढ़ते चले, थोड़ा एंटरटेनमेंट करते चले, है ना। सुना दे शेर कि नहीं सुना है? चलिए आपके लिए बिल्कुल बहुत उतावला एक्साइटेड हो रहा है सुनने के लिए, तो सुन ही लीजिए। निगाहे मोहब्बत में बदनाम नज़र हो जाता है, निगाहे मोहब्बत में बदनाम नज़र हो जाता है, ख्याल दिल में करता हूँ और ज़माने को खबर हो जाता है। देखिए आपके प्रति कितने जासूस लगे हुए हैं। आप ख्याल करते हैं, लोगों को खबर हो जाती है। ठीक बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए, समझना क्या था? ये मोहब्बत, ये फीलिंग्स, यानी इंटरटेनमेंट करते चलना है, एंजॉय करते चलना है और सारे चीज़ को हम लोग को समझते चलना है। एक एक चीज़ को हम लोग बारीकी से समझेंगे ताकि हम लोग को क्वेश्चन करना आसान हो जाए, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन है, अहमदनगर को अंततः डैश में मुगलों द्वारा मिला दिया गया था कब? यानी मिला दिया गया था कब मिलाया गया? ये वर्ष 1637 में मिलाया गया, वर्ष 1637 में। अब सवाल पूछेगा कि अगर मान लिया कि मिलाया था, मिलाने वाला कौन है? मिलाने वाला है शाहजहां। शाहजहां ने मिलाया अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि शाहजहां का पुत्र का नाम क्या है, शाहजहां का पिता का नाम क्या है, तो बहुत सारे साथी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आज हमको लगता है एक ट्रिक के बाद नहीं भूलिएगा, भाजशाह, भाजशाह, ये ट्रिक रखिएगा, भाजशाह। क्या है भाजशाह? एक ट्रिक आपके लिए बनाया हूं मैंने। भाजशाह है, पहले है हमारा बाबर, यानी आने वाले भारत में शासक के रूप में कौन है? बाबर है। बाबर का पुत्र है हुमायूं और हुमायूं का पुत्र है अकबर। ये सब ऑर्डर चलते चला है, यानी इसका पुत्र, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र जो है अकबर और अकबर का पुत्र है जहांगीर और जहांगीर का पुत्र है शाहजहां और शाहजहां का पुत्र है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। ये चीज आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न, मैप को बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन साहब का, क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? तब बहुत सारे साथी को लग रहा होगा कि क्लोरा करेला है। नहीं साथी, करेला नहीं है ये, क्लोरा ये अलग चीज़ है। ये जो भरपूर होते हैं ये मुख्य चीज़ें मुख्यतः विटामिन से भरपूर होता है। अब पूछते कि क्लोरेला के अलावा यानी विटामिन के अलावा भी इसमें कुछ होता है? जी हाँ साथी, होता है। इसमें ओमेगा 3 होता है और ओमेगा 3 होने के कारण इसमें फैटी एसिड होता है और फैटी एसिड होने के कारण अगर आप इसका ओमेगा 3 का सेवन आप करेंगे तो आपका स्किन ग्लो करेगा, ठीक है। स्किन क्या करेगा? ग्लो करेगा और थोड़ा मास्टिक यानी सोचने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ा डेवलप करता है। और इसका जो ओमेगा 3 का ऐसे भी कोई, अगर आप नॉनवेज हैं तो मछली में जो है
मछली का जो हेड पोर्शन होता है उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। अगर आप सेवन करते हैं, मांसाहारी हैं, तो आप मछली के जो है मुड़ी जो होता है, मुंडा, उसको खाएंगे तो उसमें आपको ओमेगा 3 मिलेगा। ठीक है। क्लोरेला जो है का रोल इंपॉर्टेंट होता है, यानी हृदय रोग जैसे घातक बीमारी से, यानी अटैक होने से हृदय रोग से बचा देता है। और क्लोरेला का अगर सेवन नियंत्रण अगर रेगुलर वे में किया जाता है तो अगर किसी व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना अगर है तो उस संभावना को इसको ये जो है घटा देता है, मतलब कैंसर से भी लड़ने की क्षमता को डेवलप कर देता है। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है। क्लोरेला से रिलेटेड इसमें ये जो है विटामिन से भरपूर होते हैं और इसमें विटामिन के अलावा ओमेगा 3 पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है, द्रौपदी मुर्मू को भारत का डैश राष्ट्रपति चुना गया। क्या में राष्ट्रपति चुना गया, बताइए, आप ही बताइए, बोलिए। द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति चुना गया, ये 15वां राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए द्रौपदी मुर्मू से संबंधित कुछ बातें याद रखिए कि आखिर एक बात यहां पे याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिए शपथ जो है सीजेआई दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाता है, अनुच्छेद 60 के तहत। हटाया किस अनुच्छेद के तहत जाता है? बिल्कुल आपने सही कहा, उसको हम लोग कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं? महाभियोग। और महाभियोग है अनुच्छेद 61 में, यानी शपथ दिलाया जाएगा अनुच्छेद 60 से। कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हो, इनके अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ सीनियर जज होंगे वो दिलाएंगे। ठीक है। चलिए तीसरा बात इसमें मुख्य बातें याद रखना है कि जब द्रौपदी मुर्मू शपथ ले रहे थे तो शपथ कब लिए? 2022 में। कौन दिलाया? तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एवी रमना। कौन थे? एवी रमना। यानी एवी रमना जी ने भारत के प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आप मुख्य बात याद रखिएगा कि ये पहली महिला है, आदिवासी महिला, पहली आदिवासी महिला जो देश की राष्ट्रपति बनी। दूसरा बात याद रखिएगा कि पहली सबसे कम उम्र की महिला भी है, कम उम्र की महिला जो राष्ट्रपति बनी। ठीक है। चलिए और इसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित मैंने आपको बता ही दिया। क्या बता दिया? कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 52। बहुत अच्छा, बोलिए। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर किसी तरह का विवाद होता है तो अनुच्छेद 58 आएगा इसको निपटारा करने के लिए। अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, यानी राष्ट्रपति को सलाह के लिए मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, वो किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 74 के तहत। अगर दोनों सदन से कोई विधेयक पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि उसे वापस कर दे या रख ले, लंबित कर दे। ये अनुच्छेद कितना? 111। अगर राष्ट्रपति को कोई अध्यादेश जारी करना है तो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करेंगे? 123। 123 भाग जाना, यानी अध्यादेश अब दे दिया गया। अगर इनको मन कर गया क्या कि हम उच्च न्यायालय से कुछ परामर्श ग्रहण करें तो ये भी अधिकार है। किस? 143 लव यू लव यू लव यू मेरी जान। ये चीज़ आपने एकदम कोर्ट के साथ रखेंगे। ठीक है। चलिए तो ये बातें यहीं पे अगर आपसे बोल दिया जाए कि उपराष्ट्रपति का क्रम संख्या कितना है, तो उपराष्ट्रपति का क्रम संख्या 14वां है। उपराष्ट्रपति का 14वां है। ठीक है। चलिए अगला है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? वाणिज्यिक बोला गया कमर्शियल यूनिट्स, और कमर्शियल यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं किलोवाट आवर, और इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट। यानी 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होगा। अगर इसको आप जूल में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि एनर्जी का ऐसा मात्रक जो होता है जूल होता है, अगर आपको कहा दे कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोवाट आवर कितना जूल, यानी 1 किलोवाट आवर बराबर है वाट जूल। तो याद रखिए 1 किलोवाट आवर बराबर जो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। यानी 1 किलोवाट आवर बराबर है 3.6 गुने 10 के पावर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ये 1 किलोवाट बराबर होता है, और 1 किलोवाट को ही हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। ठीक, यानी
1 किलोवाट घंटा, यानी घंटा के प्रति हमारा 1 किलोवाट अगर रीड होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 यूनिट कहेंगे। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है? तो हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है तो पहले जान ले कि हरित क्रांति का लक्ष्य है क्या। तो हरित क्रांति का लक्ष्य फसल उत्पादक में वृद्धि ये तो था, उर्वरकों का इस्तेमाल ये भी था, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि ये भी था। तो इसका मतलब हमारा इकलौता बच गया सिंचाई का विस्तार ये नहीं था। और हरित क्रांति से संबंधित हम लोग कुछ बात याद करें। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हरित क्रांति का जनक कौन है, हरित क्रांति का जनक याद रखिए नॉर्मल बोरलॉग है। भारत के अंदर हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? बोलिए, भारत के अंदर लाने का श्रेय किसको जाता है? सी सुब्रमण्यम को जाता है, सी सुब्रमण्यम को। इनके साथ एक व्यक्ति और काम किए, उनका नाम है, क्या नाम है? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, जो दोनों ने काम किया मिलकर, स्वामीनाथन। ठीक है, इनके बारे में एक तथ्य याद रखिएगा कि जब पहली सफलता हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो क्राइसिस हुआ और डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग के परीक्षण से, यानी इनके एक्सपेरिमेंट से गेहूं में बहुत ज़्यादा पैदावार यानी वृद्धि हुई। यानी याद रखिए हरित क्रांति सबसे पहले किस पे आया था? गेहूं पे आया था। गेहूं के उपज में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला और बहुत लोग मोटे अनाज यानी गेहूं से लाभान्वित हुए, खाए। तो जब ये चीज़ हुआ तो लोगों ने, यानी जो है देश यूके एक सेंटर है तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पे लोग काफ़ी बैठते हैं। तो वहाँ पे है डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग से पूछा जाता है कि आपके इस क्रांति से सभी लोगों को, यानी जो रोटी देखे नहीं है उन सभी तक अनाज पहुँचेगा, उन सभी तक गेहूँ पहुँचेगा। इसके एवज में हम लोग बहुत बड़ा एक अवार्ड देना चाहते हैं आपको, आप कौन सा अवार्ड लेना पसंद करेंगे? तो पता है वहाँ पे डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग साहब ने क्या बोले? वो बोले कि हमारे एक्सपेरिमेंट से पैदावार उपज में वृद्धि हुई है गेहूं में, तो मेरा ये है, हमारी ये ख्वाहिश है कि इस पैदावार में जो उपज ज़्यादा हुई है उन असहाय, उन गरीब लोगों तक इस अनाज को पहुंचा दिया जाए जहां नहीं पहुंच रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर पहुंचा दिया जाता है और सब लोग इसे इस्तेमाल करेंगे और खाएंगे तो इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो थोड़ा कुछ किसी से कुछ होता नहीं है कि क्रेडिट लेना सबसे आगे हो जाता कि ये मेरा ही क्रेडिट चला जाएगा। मतलब ये सोच के देखिए कि कोई शिक्षक अगर चाहेगा किसी विद्यार्थी को सिलेक्शन दिलाना तो विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करता है या शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है? विद्यार्थी के ऊपर निर्भर जो है डिपेंड करता है, शिक्षक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और शिक्षक का कोई अहम रोल होता भी नहीं किसी को सिलेक्शन दिलाने में। ठीक है, वो करते विद्यार्थी है, लेकिन यहाँ सब मुंह खोल करके आ जाएगा कि हमारा, यानी हमने इसको सिलेक्शन दिलाया। अरे कोई शिक्षक सिलेक्शन किसी को दिलाता नहीं है। शिक्षक जो होता है एक मार्गदर्शक होता है, एक गाइड करता है, टू द पॉइंट। जो एग्जाम की डिमांड है, एग्जाम की मांग है, क्या क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा उसको बताना। और जो बच्चे इस चीज़ को कर लेते हैं, और करना तो विद्यार्थी को ही पड़ता है और सिलेक्शन उनके मेहनत पे ही मिलता है, किसी और के रोल से नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पूरा क्रेडिट लेने के लिए एकदम पूरा लाइन में कतार में लग जाएगा, है ना। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट विनती करूंगा, क्या विनती करूंगा? आइए अगला प्रश्न में आते हैं, उस पर बात करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी से, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी जो है सीरी नाम से बनाई। किस नाम से? सीरी नाम से बनाई। ठीक है, सीरी कहाँ? नई दिल्ली में। और अलाउद्दीन खिलजी, जब ये खिलजी वंश से ये संबंध रखता है और ये मुस्लिम शासक जबरदस्त शासक रहा। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। सिल्ली नई दिल्ली जो है, सीरी राजधानी नई दिल्ली में बनाया और ये राजधानी को किसी ने फतह नहीं कर सका, किसी ने जीत नहीं सका, है ना। तो अगर क्वेश्चन बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया राजधानी सीरी क्या किसी शासक द्वारा इसको जीता गया? तो आंसर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, वही बात कर ले हम लोग खिजराबाद। तो खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने ही नाम को बदल के रखा है। किस नाम को बदला है? चित्तौड़, गुजरात में एक जगह है चित्तौड़, चित्तौड़ को बदल करके नाम खिजराबाद रखा। ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखा है। ये बात करते हैं हम लोग दीनपनाह की। तो दीनपनाह का मतलब होता है दिन का अनुयायी करने वाला, दिन का संरक्षण करने वाला। और ये इसका जो श्रेय जाता है दीनपनाह लाने वाले
हमारे हैं हुमायूं। कौन है? हुमायूं है। अब आज से पूछा जाएगा कि राय पिथौरा का संबंध किस शासक से रहा है, तो राय पिथौरा का संबंध जो है आप जानते होंगे पृथ्वीराज चौहान से था। पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चंस आपके थे। अगला क्वेश्चंस आइए, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? बिल्कुल आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा। कौन थी? ये क्लाइव थी, 1757। ठीक है, ये तो लाने वाला है। हटाने वाला कौन है? हेस्टिंग है हटाने वाला। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दोहरी शासन प्रणाली लाने वाला कौन? क्लाइव। हटाने वाला कौन? हेस्टिंग है। दोहरी शासन प्रणाली है क्या, इसको थोड़ा देख लेते हैं। दोहरी शासन प्रणाली एक होता है, बोलिए, दीवानी, और एक होता है निजामत। दोहरी शासन प्रणाली से दीवानी का जो है, दीवानी पर अधिकार कंपनी अपने पास रखा। दीवानी कहते हैं टैक्स, राजस्व वसूलना। ठीक है, और निजामत प्रशासनिक अधिकारी, यानी प्रशासन से चलाना। सरकार चलाने के लिए दिया गया शासक को, और उस पे टैक्स क्या लगेगा नहीं लगेगा, है ना, कस्टम्स, राजस्व, ये रखा अपने पास कंपनी, इसी को बोला गया दीवानी। ठीक है, वही हम बात कर ले लिटन का। लिटन का क्या रोल है, तो लिटन के बारे में आप याद रखिएगा, इसको जो है वित्त सुधार, इकोनॉमिक सुधार, भू राजनीति, जमीनी सुधार राजनीति में, और इसका जो है क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लिटन। और तीसरा इसके बारे में याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, बोलिए, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसकी इसी के कूटनीति से हुआ था। दूसरा आंग्ल, यानी दूसरा आंग्ल अफगान कह लीजिए, आंग्ल अफगान युद्ध, मैसूर ने अफगान युद्ध, ये लिटन के ही समय हुआ। ठीक है, चलिए, और इसमें लिटन के ही वजह से ये अफगान युद्ध हुआ भी था। डलहौजी के बारे में याद रखिए, तो डलहौजी के बारे में मुख्य बात याद रखिएगा कि डलहौजी को ही भारत में रेल का जनक कहा जाता है, रेल का जनक। और डलहौजी जो है, यही पोस्ट ऑफिस का निर्माण भी डलहौजी के ही समय जाता, पोस्टल डिस्पैच। डलहौजी के बारे में ही एक बात याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, बोलिए, डलहौजी ने ही प्रशासनिक सुधार किया, प्रशासनिक सुधार, यहां लिख देते हैं, सेना में सुधार। और डलहौजी का एक मुख्य नीति था हड़प नीति, हड़पने की नीति। तो ये याद रखिए, हड़प नीति जो है डलहौजी से ही संबंध रखती है, हड़प नीति। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें थी जो आपका लिटन का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज, यानी हमेशा कभी भी भीड़ के तरफ नहीं जाइएगा, भीड़ आपको गुमराह कर देगी। ठीक है, चैनल पे आपको भले लगता होगा कि व्यूअर कम है, सब्सक्राइबर कम है, लेकिन कंटेंट में दम है। कंटेंट सीधे आपको एग्जाम में टकराएगी। जब आप एग्जाम दीजिएगा तो समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा है और क्या सेट करके आए हो। एकदम गदगद, दिल बाग बाग हो जाएगा। इसलिए तन्हा सफ़र ही बेहतर है, इस भीड़ से हर रिश्ता पल भर में बदल जाता है। तन्हा सफ़र ही बेहतर है, इस भीड़ से हर रिश्ता बदल जाता है। यूं शोर तो बहुत है अपनेपन का इस ज़माने में, वक्त के आगे हर नकाब उतर जाता है। तो जी हाँ साथियों, यहाँ पे आपका कोई नहीं है। आप अगर प्रिपरेशन फेज में हैं तो आपके अपने भी आपको साइड कर देंगे। हमेशा जग सफलता पे ताली मारती है, इसलिए आपको ज़रूरत है सेल्फिश बनने की, आपको ज़रूरत है अपने आप को देखने की, और आपको ज़रूरत है एग्ज़ाम के डिमांड को पूरा करने की। भीड़, दोस्ती, इन सभी से रहिए आप डिस्टेंस में, तब जाकर के आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। सबको खुश करके सब चीज़ हासिल नहीं किया जा सकता। कोई आपके बागी होंगे तो कोई आपसे नाराज़ होंगे। जब आप सफलता, यानी आपने संकल्प दृढ़ रूप से ठान लिए हैं, तो
ये मान लीजिए कि आपके बहुत अपने भी आपसे खफा होंगे, क्योंकि आप उनसे संपर्क साधना बंद करेंगे। और जब खफा होंगे तो समझिए कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। जब खुश कर रहे हैं तो समझिए कि आप लक्ष्य से बहुत दूर हैं। इसलिए 30 दिन बिल्कुल एकदम जुनून के साथ एक तरफ फोकस्ड होकर के एकदम एक मिशन लग करके हम लोग तैयारी करें, और 30 दिन 30 सेट आपको बहुत इंक्रीज कर जाएगा, जो आप सोचे भी नहीं होंगे। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। दिए गए चित्र में कार्बनिक यौगिकों के नाम का सही समूह चुनें। यानी दिए गए चित्र में आपका नाम पता लगाना है। तो याद रखिए, अगर मान लिया जाए कि स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार है और इसका क्राउन हमारा ऑक्सीजन से बन रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्यूरॉन। क्या कहते हैं? फ्यूरॉन। ठीक है। वहीं पे हमारा स्ट्रक्चर अगर कुछ इस प्रकार है और इससे हमारा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, तो इसको हम लोग पैराडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराडीन कहते हैं। पायरिडीन कहते हैं। वहीं पे बात कर ले, अगर स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है हमारा स्ट्रक्चर और ये जुड़ा हुआ है सल्फर से, तो इसको हम लोग कहते हैं थियोफिन। क्या कहते हैं? थियोफिन कहते हैं। तो आप मिला लीजिए, पहला वाला हमारा फ्यूरन है, दूसरा हमारा पिरिडीन है और तीसरा हमारा थियोफिन है। तो आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हमारा आता है। अनार, बैगन, काली गाजर और लाल पत्ता गोभी में फेनोलिक समूह से संबंधित कौन सा पानी में घुलनशील वर्णक मौजूद होता है? तो ये है एंथोसाइनिन। कौन है? एंथोसाइनिन। तो जी हाँ साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज का जो क्लास हुआ है इसका कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाएंगे, ज्ञान घर सर्च करेंगे और आपको ये चैनल यानी पीडीएफ आज का जो भी क्लास हुआ है सारे के सारे का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ज्ञान घर के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, कहीं और ढूंढने नहीं लग जाइएगा। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उसी के चैनल को आप ढूंढिएगा तभी मिलेगा, और वहीं पर आप जो है वहाँ से आप पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, और इस पर आप अगर देखते हैं, ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, सुनिश्चित बनेगा। आइए अगला प्रश्न क्या है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है? तो याद रखिए, ये जो है आपका कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 28 है। क्या है? अनुच्छेद 28 है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 28 प्रतिबंधित का मामला है। दूसरा बात, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अनुच्छेद 29 क्या करता है, तो अनुच्छेद 29 से संबंधित हमारा, जैसे मान लें कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी लिपि अलग है, तो इन सभी का संरक्षण प्रोवाइड करती है आर्टिकल कितना? 29। आप जिस भाषा में बोलना चाहते उस भाषा में बोलिए, जिस भाषा में लिखना चाहते उस भाषा में लिखिए, और जैसा संस्कृति अपनाना चाहते हैं वैसा संस्कृति अपनाइए। ये आपको देता है आर्टिकल 29 देता है। वही बात कर ले हम लोग आर्टिकल 30 की, तो आर्टिकल 30 क्या देता है? यानी आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक चाहे तो अपने धार्मिक संस्था, शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं, है ना। शिक्षण संस्थान स्थापित करना, शिक्षण संस्थान स्थापित करना। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या कहीं क्या करते हैं, उसको सेमिनार वगैरह करना चाहते हैं, तो इसके लिए इनको जो है मजबूर नहीं किया जाएगा कि टैक्स दीजिए। ठीक है ना, यानी आप प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं उस धर्म की प्रचार प्रसार बिना टैक्स, यानी आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपको टैक्स देना ही है। तो ये बातें आपका अनुच्छेद 27 कहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम। किस भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पियर बल के लिए 1 न्यूटन का उत्पादन करती है? बताइए क्या होगा? यानी चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पियर, यानी प्रति मीटर हमारा हो गया लेंथ बाई करंट है हमारा आई, है ना। क्या दे देगा बोलिए? MIA, यानी आपको न्यूटन उत्पादन करती है। तो न्यूटन किसका यूनिट होता है? यहां से भी पकड़ सकते थे, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। और मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल का यूनिट जो होता है टेस्ला होता है ना। चुंबकीय बल का ऐसा यूनिट,
चुंबकीय बल का ऐसा यूनिट जो होता है वो आपका टेस्ला होता है। यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक वेबर होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करें कैंडेला किसका ऐसा मात्रक है, तो कैंडेला जो है लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा मात्रक है। लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा मात्रक है। ठीक है, यही बात करें कुलाम, कुलाम किसका ऐसा मात्रक है, तो ये आवेश का चार्ज का ऐसा मात्रक है कुलॉम। पास्कल की बात करें तो पास्कल जो है ऐसा मात्रक है किसका, बोलिए, दाब का। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल है। आगे देख ले कोई क्वेश्चन भी है ना, आगे क्वेश्चन नहीं है। ये इन क्वेश्चन के साथ आज का जो है सेशन सेट 1 होता है कंप्लीट। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें लगातार, आप तक यानी 30 दिन हमारा टारगेट है। 30 दिन में 30 मॉक सेट, और 30 ही मॉक सेट नहीं हो, आप देख ही लिए होंगे एक एक क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने डेप्थ के अंदर जाने का प्रयास किया है। और आप अगर लगातार कर लेते हैं तो बहुत क्वेश्चन का एक अच्छा कलेक्शन होगा। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कुछ होता है, जब एक्सप्लेनेशन जो बीच में दिया जाता है ना, जो बीच वाली जो बात बताई जाती है, अक्सर एग्जाम में वो बातें मौजूद रहता है। इसलिए एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यानपूर्वक और गौर से सुनिएगा। तो आज का सेशन यहीं पर होता है समाप्त। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।